नमस्कार। आज तारीख है 11 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज हमारे सामने 4 बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले लेख हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत उस बड़ी घटना से करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, न्यू स्टार्ट परमाणु संधि का अंत। इसका भविष्य की वैश्विक सुरक्षा पर क्या असर होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय समझौते टूट रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया के अहम देशों में राष्ट्रवाद की एक नई लहर दिख रही है। इसी सिलसिले में हम जापान की राजनीति में आए एक बड़े मोड़ को समझेंगे, जहां सनाई तकाइची ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। फिर हम उस तकनीक की बात करेंगे जो इन सब समीकरणों को पूरी तरह बदल सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कैसे युद्ध के मैदान को बदल रही है और क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें इंसानों के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। और अंत में हम भारत के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर नजर डालेंगे, हमारा अपना स्वदेशी फाइटर जेट AMCM। इस राष्ट्रीय गौरव से जुड़े प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को लेकर कुछ गंभीर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। चलिए इन सब पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्टार्ट संधि की। 5 फरवरी 2026 को यह संधि खत्म हो गई। ये सिर्फ एक दस्तावेज का अंत नहीं है, बल्कि कहना चाहिए हथियारों पर नियंत्रण के एक पूरे युग का अंत है। ये वो संधियां थीं जिन्होंने शीत युद्ध के सबसे तनाव भरे दौर में भी दुनिया को संभाले रखा था। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्टार्ट आई जो 1991 में साइन हुई थी, वो पहली संधि थी जिसका मकसद मतलब सिर्फ हथियारों की संख्या को सीमित करना नहीं था, बल्कि असल में उन्हें कम करना था। आप अंदाजा लगाइए, 1980 के दशक तक अमेरिका और सोवियत संघ के पास मिलाकर 10,000 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार थे। स्टार्ट आई ने इसे घटाकर दोनों के लिए 6,000 पर सीमित किया, यानी लगभग 30% की सीधी कटौती। ये उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर 2010 में आई न्यू स्टार्ट संधि, जिसने इस संख्या को और कम करके 1,550 तैनात हथियारों तक ले आया। ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अब जब ये सब खत्म हो गया है तो सवाल उठता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम फिर से 80 के दशक वाली हथियारों की होड़ देख सकते हैं? देखिए, आज की भू राजनीति 80 के दशक से बहुत अलग है और शायद ज्यादा जटिल भी। उस समय 2 सुपर पावर थे, आज दुनिया बहुध्रुवीय है। लेख का तर्क है कि हम साम्राज्यवाद के एक नए दौर में लौट रहे हैं। अच्छा, जहां व्यापार पर टैरिफ और क्षेत्रों पर कब्जे की होड़ है। ऐसे में हथियारों की दौड़ का सिद्धांत भी जाहिर है फिर से जिंदा हो रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख तो बहुत साफ है। उनका कहना है कि भविष्य में किसी भी संधि में चीन को शामिल करना ही होगा। और चीन तो इसमें शामिल होना नहीं चाहेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब खुद को किसी भी सीमा में बिल्कुल उनका संकेत तो यही है। उनका तर्क है कि अगर चीन, जो अपने परमाणु भंडार को तेजी से बढ़ा रहा है, आजादी से अपने हथियार बना सकता है, तो अमेरिका क्यों अपने हाथ बांध कर रखे। सही बात है। और इसका असर सिर्फ अमेरिका या रूस तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर पड़ेगा परमाणु अप्रसार संधि NPT और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT जैसी वैश्विक संधियों पर। तो वो भी कमजोर हो सकती हैं? हाँ, वो कमजोर हो सकती हैं। लेख में एक दिलचस्प बात कही गई है कि स्टार्ट का अंत एक अवसर हो सकता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक संधि का टूटना अवसर कैसे हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अवसर है, लेकिन आप कह सकते हैं बहुत खतरनाक भी। देखिए, NPT को हमेशा से ही परमाणु शक्ति वाले P5 देशों के एक क्लब की तरह देखा गया है ना? हाँ, जिसने बाकी दुनिया पर नियम थोप दिए। बिल्कुल। तो लेख का तर्क है कि स्टार्ट के खत्म होने से इन भेदभावपूर्ण नियमों पर फिर से बातचीत शुरू करने का दबाव बनेगा। अब अगर चीन को शामिल करने की बात हो रही है तो जाहिर है भारत और पाकिस्तान का सवाल भी उठेगा। तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? यही तो सवाल है। ये सिर्फ हथियारों की गिनती का मामला नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से लिखने जैसा है। तो हाँ, एक मौका है बराबरी की शर्तों पर बात करने का, लेकिन इस प्रक्रिया में दुनिया और ज्यादा अस्थिर हो सकती है। तो एक तरफ तो पुराने अंतर्राष्ट्रीय समझौते टूट रहे हैं और दूसरी तरफ, जैसा कि हमने कहा, दुनिया के अहम देशों में राष्ट्रवाद की एक नई और ज्यादा आक्रामक लहर दिख रही है। और इसी सिलसिले में जापान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। बिल्कुल। 8 फरवरी को हुए स्नैप इलेक्शन में प्रधानमंत्री सनाई टाकाइची और उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने एक तरफा जीत हासिल की है। 465 में से 316 सीटें, जो युद्ध के बाद LDP का सबसे मजबूत प्रदर्शन है।
ये अपने आप में एक असाधारण राजनीतिक वापसी है। असाधारण। याद कीजिए, जब सुश्री ताकाइची अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं, तो उनकी पार्टी की हालत बहुत खराब थी। वो चुनावी हार और घोटालों से जूझ रही थीं। और उन्होंने आते ही एक ऐसा एजेंडा पेश किया जिसे लेख में जापानी विशेषताओं वाला ट्रम्पियन एजेंडा कहा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक मजबूत राष्ट्रवादी और यूं कहें तो लोक लुभावन एजेंडा। उन्होंने आप्रवासन पर नकेल कसने का वादा किया और उनकी सरकार ने विदेशियों के लिए नागरिकता लेना मुश्किल बनाने का प्रस्ताव भी रखा। अच्छा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उन्होंने एक अलोकप्रिय ईंधन टैक्स वापस ले लिया और टैक्स में और कटौती का वादा किया। लेकिन सबसे बड़ा और विवादास्पद कदम था चीन के खिलाफ उनका आक्रामक रुख। उन्होंने साफ कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है, और इसका नतीजा भी तुरंत देखने को मिला। बीजिंग ने जापानी सीफूड के आयात पर और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो क्या ये माना जाए कि जापान की जनता ने उनके इस आक्रामक रुख का समर्थन किया है? नतीजों से तो हाँ, यही लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। क्या? एक तरफ जापान को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है, जो मतलब प्रगति का प्रतीक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सुश्री तकाइची की विचारधारा बेहद रूढ़िवादी है। वो विवादास्पद यासुकुनी श्राइन का दौरा करती हैं, जो युद्ध अपराधियों को सम्मानित करता है। सही कहा। वो समलैंगिक विवाह का विरोध करती हैं और उनके कट्टर समर्थक चाहते हैं कि वो संविधान के शांतिवादी प्रावधानों को ही हटा दें, जो जापान को सेना रखने से रोकता है। जी। और इस सब पर अमेरिका का क्या रुख है, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप का, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं? यही सबसे जटिल हिस्सा है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन वॉशिंगटन का पूरा रक्षा प्रतिष्ठान चाहता है कि जापान अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करे और चीन के खिलाफ एक मजबूत सैन्य मुद्रा अपनाए। तो उन पर दोनों तरफ से दबाव है। बिल्कुल। और लेख का तर्क बहुत साफ है। अगर सुश्री तकाइची अपने इस विशाल जनादेश का इस्तेमाल जापान के पूर्ण पुनः सैन्यीकरण के लिए करती हैं, तो वो खुद को इतिहास के गलत पक्ष में रखने का जोखिम उठाएंगी। लेख का सुझाव है कि उन्हें ताइवान पर जापान की पुरानी सोची समझी अस्पष्टता की नीति पर लौटना चाहिए और अपनी ऊर्जा जापान की सुस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर लगानी चाहिए। तो एक तरफ राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी तकनीक आ रही है जो इन समीकरणों को पूरी तरह से तोड़ सकती है। हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेखक M.K. नारायण का कहना है कि AI एक ऐसी क्रांति है जो औद्योगिक क्रांति के बराबर की है। कि हम एक बदलाव के बीच नहीं, बल्कि एक बिखराव के बीच हैं। मतलब जहां बड़ी शक्तियां आर्थिक एकीकरण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उन्होंने AI का उल्लेख नहीं किया, जो शायद आज के दौर का सबसे बड़ा विघटनकारी यानी डिसरप्टर है। दुनिया के नेता अभी भी इस नई हकीकत की भयावहता को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। जब हम AI के खतरे की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में फिल्मों वाले रोबोट आते हैं, लेकिन लेख के अनुसार असली खतरा कहीं और है। हाँ, असल में लेख में न्यायपालिका जैसी जगहों पर AI के मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशंस की चिंता का उल्लेख है, जहां गलत जानकारी के आधार पर गलत अदालती फैसले हो सकते हैं। लेकिन वो असली खतरा नहीं है। नहीं, असली और सबसे बड़ा खतरा सैन्य क्षेत्र में है। AI युद्ध के तरीकों को मौलिक रूप से बदल रहा है। हम मानव नियंत्रित प्रणालियों से स्वायत्त यानी ऑटोनोमस प्रणालियों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी प्रणालियां कि खुद निर्णय ले सकती हैं? हाँ, जो खुद लक्ष्य चुन सकती हैं, खुद विश्लेषण कर सकती हैं और खुद हमला करने का निर्णय ले सकती हैं। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प और डरावना दोनों हो जाता है। यूक्रेनी युद्ध का उदाहरण दिया गया है इसमें। यूक्रेनी युद्ध एक तरह से भविष्य के युद्धों का एक ट्रेलर है। यूक्रेनी सैनिकों की वो तस्वीरें याद कीजिए, रात में देखने वाले चश्मे पहने, क्वाड बाइक पर घूमते हुए और छोटे विस्फोटकों से लैस जुगाड़ वाले ड्रोन लॉन्च करते हुए। वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। हाँ, तो ये हॉलीवुड की फिल्म का सीन नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। यूक्रेन ने जिस तरह से कम संसाधनों के बावजूद नई AI तकनीक का इस्तेमाल करके विशाल और शक्तिशाली रूसी सेना को रोक दिया, वो युद्ध की रणनीति में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है।
ये दिखाता है कि भविष्य में संख्या बल या पारंपरिक हथियार उतने मायने नहीं रखेंगे जितनी स्मार्ट तकनीक। सही बात है। तो सबसे बुरा परिदृश्य क्या हो सकता है जिसकी ओर लेखक इशारा कर रहे हैं? जरा कल्पना कीजिए, स्वायत्त ड्रोन्स का एक झुंड जिसे किसी इंसान ने आदेश नहीं दिया। वो खुद तय करता है कि एक भीड़ खतरा है और उन पर हमला कर देता है। और सैकड़ों या हजारों लोग मारे जा सकते हैं। हाँ, एआई इतिहास का सबसे बड़ा फोर्स एम्पलीफायर बनने की राह पर है। इसका मतलब है कि एक छोटा देश या एक आतंकवादी समूह भी एआई की मदद से बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। असली खतरा ये है कि एआई जल्द ही सबसे चतुर इंसानों को भी पीछे छोड़ सकता है और शायद हमें पता भी न चले कि ये कब पूरी तरह से स्वायत्त हो गया और मानव नियंत्रण से बाहर हो गया। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम इस जिन को वापस बोतल में बंद कर सकते हैं? वापस बंद करना तो शायद मुमकिन नहीं है। जरूरत है प्रभावी निगरानी और नियमों की। जैसे हमने परमाणु हथियारों के लिए संधियां बनाई, वैसे ही एआई के सैन्य उपयोग के लिए भी वैश्विक नियमों की जरूरत है। लेकिन जैसा हमने अपनी पहली चर्चा में देखा, वैश्विक संधियां बनाने का दौर तो खत्म होता दिख रहा है। यही सबसे बड़ी चिंता है। अच्छा, ये तो हुई वैश्विक खतरों और राजनीति की बात। अब जरा भारत के अपने एक बहुत बड़े रक्षा प्रोजेक्ट पे नजर डालते हैं, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। एक वायुसेना को 3 चीजों की जरूरत होती है: शक्तिशाली हथियार, प्रशिक्षित कर्मी और एक भरोसेमंद सप्लाई चेन। भारत इसी सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। भारत की वायुसेना के पास अभी रूसी सुखोई, फ्रांसीसी राफेल और मिराज जैसे विमानों का मिश्रण है और अब हमारा अपना स्वदेशी तेजस भी है। इन सभी की मरम्मत और ओवरहॉल का सारा काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के पास है। HAL के पास दशकों का अनुभव है, लेकिन उसकी सरकारी कार्य संस्कृति और समय पर डिलीवरी न कर पाने को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली बहस है। और इसी पृष्ठभूमि में खबर आई है कि AMCA, जो कि हमारा अगली पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, उसके 5 प्रोटोटाइप बनाने का अनुबंध शायद HAL को न मिलकर 3 निजी कंपनियों में से किसी एक को दिया जा सकता है। इसका मकसद एक दूसरा विमान निर्माता तैयार करना है ताकि सिर्फ HAL पर निर्भरता न रहे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है ना? हाँ, लेकिन लेख में कुछ गंभीर पेशेवर मुद्दे उठाए गए हैं। हाँ, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन जब आप गहराई में जाती हैं तो कई चुनौतियां दिखती हैं। लेख में 6 बड़े सवाल उठाए गए हैं। पहला क्या है? पहला, जिन निजी कंपनियों की बात हो रही है, उन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कोई पिछला अनुभव नहीं है। वो इस क्षेत्र में स्टार्टअप की तरह है। तो एक इतने जटिल और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत अनुभवहीन हाथों से करना, ये कितना सही है? यही सवाल है। लेकिन HAL की जो आलोचना होती है, देरी और सरकारी रवैये की, उसे देखते हुए प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी नहीं है क्या? एक नई शुरुआत करने में क्या हर्ज है? जरूरी है, लेकिन शायद तरीका सही नहीं है। दूसरा सवाल यहीं से उठता है। इस मॉडल में डिजाइन एजेंसी ADA वो सरकारी होगी और निर्माता निजी होगा। तो प्रोजेक्ट का असली मालिक कौन होगा? बिल्कुल। जब कोई समस्या आएगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकारी एजेंसी निजी कंपनी पर उंगली उठाएगी और निजी कंपनी सरकारी डिजाइन पर। ये तो एक बड़ी समस्या बन सकती है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर का है। HAL के पास बेंगलुरु में दशकों में तैयार हुआ एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हैंगर, हवाई पट्टी, टेस्टिंग सुविधाएं। तो क्या कोई निजी कंपनी सिर्फ 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए हजारों करोड़ का ऐसा निवेश करेगी? खासकर तब जब उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन का कोई पक्का सौदा नहीं मिला है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सवाल हैं। और अनुभवी टेस्ट पायलट कहाँ से आएंगे? वो भी तो ज्यादातर HAL या वायुसेना के पास ही हैं। ठीक यही बात। 5वां मुद्दा अनुभवी टेस्ट पायलट का है और छठा ये कि ADA और IAF की लगभग सभी टेस्टिंग सुविधाएं वो HAL के हवाई अड्डे पर ही स्थित हैं। तो क्या एक निजी कंपनी अपना विमान टेस्ट करने के लिए अपने प्रतियोगी यानी HAL की सुविधाओं पर निर्भर रहेगी? ये पूरी योजना व्यवहारिक धरातल पर बहुत जटिल दिखती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें ये विचार छोड़ देना चाहिए? नहीं, लेख में एक समाधान सुझाया गया है जिसे ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से अजीब बताया गया है, लेकिन वो बहुत तार्किक है। अच्छा। सुझाव ये है कि HAL की विशाल अचल संपत्ति और सुविधाओं का कुछ हिस्सा जो जनता के पैसे से बना है, इस राष्ट्रीय प्रयास के लिए चुनी गई निजी संस्था को दे दिया जाए या लीज पर दिया जाए। इससे निजी कंपनी को शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी और देश के संसाधनों का भी सही इस्तेमाल होगा।
साथ ही ये भी कहा गया है कि उत्पादन फैक्ट्री को सीमा के पास बनाने की गलती नहीं दोहरानी चाहिए, जैसा वडोदरा में C29 फैक्ट्री के साथ हुआ। इसे देश के भीतरी इलाके में बेंगलुरु के पास ही बनाना रणनीतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित होगा। तो आज हमने देखा कि कैसे पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं और नई ताकतें, नई तकनीकें और नई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं उनकी जगह ले रही है। एक परमाणु संधि का अंत दुनिया को अनिश्चितता में धकेल रहा है। जापान में एक नई राष्ट्रवादी लहर उठ रही है। AI एक साथ उम्मीद और खतरा दोनों लेकर आ रहा है और भारत अपने अगली पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने की जटिल चुनौती से निपट रहा है। खत्म होती है। हमने देखा कि कैसे AI स्वायत्त रूप से हथियार नियंत्रित कर सकता है और कैसे जापान जैसे देशों में नए जनादेश वाले नेता आक्रामक सैन्य रुख अपना रहे हैं। ऐसे में जब न्यू स्टार्ट जैसी संधियां समाप्त हो रही हैं और राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो तकनीक जिसे हम बना रहे हैं या उसे प्रबंधित करने के लिए आवश्यक वैश्विक विश्वास बनाने में हमारी अक्षमता? जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए।